हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आज हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। हमने कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में देखा कि छोटी सी टाइनी सी स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो समाये रहते हैं इतनी छोटी सी स्पेस में। तो अगर हम देखें प्रोटॉन्स जो हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है, हर एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस वजह से तो ये एटम जो है वो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो इनको बांध के रखती है, तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें न्यूक्लियस में कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें ड्यू टू द मासेस, अगर हम मान लीजिए दो प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, अगर हम ड्यू टू मास की बात करें, मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर फोर्सेस की बात करें तो ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स जिनका हम मास जो है वो mp और mp है, तो ये होगी F इज इक्वल टू, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, mp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अगर ये दोनों r डिस्टेंस से अपार्ट है। इसी तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी तरह से एक और फोर्स होगी इनमें, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं। अगर हम क्यू चार्ज की बात करें, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है अगर हम उसको क्यू से लिखें, तो हमें पता है ये वाली फोर्स जो होती है कूलम्स रिपल्सिव फोर्स जो होती है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से क्यू और क्यू ये आर डिस्टेंस से अगर दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूरी पे पड़े हो। तो अगर हम इन फोर्सेस की नेचर की बात करें तो ये देखा गया कि जो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है जो, वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो इनको बांध के रखती है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई और फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। हम इनको मिला के न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो कौन सी फोर्स है जो इन न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है, उस फोर्स को नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग attractive forces between the protons and neutrons of a nucleus
which keep them bound या binds या which keep them bound together inside the tiny nucleus are called nuclear forces। तो अगर हम इन फोर्सेस को कंपेयर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस को, तो हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन फोर्सेस में से। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें न्यूक्लियर फोर्सेस की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर या स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस नोन इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस हम इसे बोल देंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस known in nature। इसी तरह से they are short range forces, short range forces। शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो हैं, अगर हम बात करें इनकी जो रेंज है ये इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव अप टू 2 to 3 Fermi from a nucleon। और अगर हम 1 फर्मी की बात करें तो हेयर 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power -15 मीटर्स के बराबर जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो दे have charge independent nature। जिस तरह से हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो फोर्सेस जो है न्यूक्लियर फोर्सेस ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी हो सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी हो सकती है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी हो सकती है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स इंडिकेट दैट द 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज दीज जो हमने ये फोर्सेस दिखाई हैं have the same magnitude। that is अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में फोर्स की, अप्रोक्सीमेटली इसके बीच में और अप्रोक्सीमेटली इनके बीच में, ये सारी फोर्सेस जो होती हैं ये सेम होती हैं। Thus inside the nucleus the force between nucleons is not affected by the charge of the proton, and this property is known as charge independence of the nuclear forces। इसके अलावा they are non central forces, non central forces
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्सेस जो होती हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस है, यानी कि ये फोर्सेस जो है दे डू नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये होंगी हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो जिस तरह से हमने देखा न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं, लेकिन अगर हम मास की बात करें, मान लीजिए हमने मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस का, अगर हमने मान लीजिए ये मास मेजर किया हमने इन दोनों का सम जो है, और हमने इसी तरह से न्यूक्लियस जो है अगर हम इसको mn से लिख दें, इसका मास मेजर किया, तो ये देखने में आता है कि इन दोनों के मासेस में हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि जैसे जब हम न्यूक्लियंस को जोड़ के न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियंस मिलके हमें पता है कि न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो जब अगर हम देखें कि मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो हमेशा क्या होगा, टोटल मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस जो है वो उनसे हमेशा कम मिलेगा हमें। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, if a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus, the mass of the nucleus forming nucleus decreases, और डिफेक्ट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, डिफरेंस बिटवीन the rest mass of a nucleus and the sum of the masses of its constituents nucleons is called mass defect। तो इसको हम क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहेंगे। अब हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं वो हम देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें हमें हमारे पास न्यूक्लियस को मान लीजिए हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, ZA से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है Z जो है वो प्रोटॉन्स का नंबर है यहाँ पे, और A जो है वो एटॉमिक मास है, मास नंबर है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन जो होते हैं वो A माइनस Z के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Z जो है प्रोटॉन्स और A माइनस Z जो है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम रेस्ट मास मास डिफेक्ट की बात करें, तो मास डिफेक्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फिर हम, अगर हम मास डिफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन ऑफ मास डिफेक्ट के हिसाब से हमारे पास डेल्टा M अगर हम लिखें मास डिफेक्ट को, तो ये होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ
न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ, अगर हम न्यूक्लियस को कैपिटल N से लिख दें या इस तरह से लिखें, हेयर दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स, और ये जो है न्यूक्लियस। तो here when a nucleus is formed from its nucleons, some of their mass is converted into energy। ये मास जाता कहाँ पे है, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है which binds the nucleons together inside the nucleus is called binding energy, which is equivalent of mass defect। तो अब हम इसी तरह से बात करेंगे व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, अगर हम इसको BE से लिखें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other। यानी कि जब वो जुड़ते हैं तो एनर्जी जो है वो मास डिफेक्ट के बराबर होती है, और अगर हमें उनको तोड़ना हो तो हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उनको देनी पड़ेगी, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, अगर हम बोले बाइंडिंग एनर्जी में आल्सो बी डिफाइंड एज द सरप्लस एनर्जी विच द न्यूक्लियस गिव अप बाय वर्च्यू ऑफ देयर attractions when they become bound together to form a nucleus। तो अगर हम डेल्टा M मास डिफेक्ट की बात करें, तो बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा EB से अगर हम इसे लिखें तो डेल्टा M इंटू C², दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि E इज इक्वल टू MC², ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से ये रिलेशन जो है वो आया। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले हमने डेल्टा M की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी लिखी ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M कैपिटल N, ये हमने लिखी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। अब हमें पता है
अगर हम इसी इक्वेशन में बाइंडिंग एनर्जी की इसी इक्वेशन से अगर हम सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, इसी इक्वेशन के साथ अगर हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दें, यानी कि सेम इक्वेशन को ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा ई बी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका है बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने का। मान लीजिए हमारे पास यही वाली इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में अगर हम मास ऑफ जेड इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, यानी कि इसी इक्वेशन में मान लीजिए हमारे पास जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, तो यहाँ पे प्लस जेड एम ई और माइनस जेड एम ई कर दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो ये जो है हम इसको अगर इकट्ठा कर लें यहाँ पे तो डेल्टा एम इज इक्वल टू यहाँ पे जेड एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड एम एन। इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लें और बाकी जो हमारे पास इक्वेशन रहेगी उसको हम इस तरह से लिख लें, एम एन प्लस जेड एम ई, इस तरह से। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ये जो है अगर आप देखो तो ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम, यानी कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, जेड एम हाइड्रोजन, तो ये आ गया प्लस ए माइनस जेड एम एन। और अगर आप इसको देखो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पूरे का पूरा एटम हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स जेड ए। तो एक तरीका हो गया ये बाइंडिंग एनर्जी को लिखने का। अब बाइंडिंग एनर्जी अगर हम मान लीजिए इफ डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमें पता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अगर हम इन जाउल लिखते हैं तो मास डिफेक्ट जो है हैज टू बी मेजर्ड इन किलोग्राम। अगर मान लीजिए मास डिफेक्ट जो है एटॉमिक मास यूनिट में अगर हमने लेना है, मास जो है हमने डेल्टा एम की वैल्यू जो है हमने एटॉमिक मास यूनिट में अगर हमने लेनी है तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हो जाएगी डेल्टा एम इंटू 931.5। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी। तो इस तरह से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसी तरह से इस इक्वेशन को अगर हम ये वाली इक्वेशन को मान लीजिए इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं 1। तो फ्रॉम अगर हम 1 इक्वेशन से अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ से हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी जेड एम हाइड्रोजन प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स जेड ए। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से, तो ये आ गई हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। तो
तो इसी तरह से एक टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये डायग्राम भी डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की। पहले देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है। पर न्यूक्लियन, इसको लिखने का तरीका बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियन एवरेज, इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसको लिखने का तरीका मास नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी को। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पे फिल कर दें, ये वाली जो वैल्यू है इनटू सी स्क्वायर वाली, यहाँ पे हमारे पास ये वाली, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इस टर्म में आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस गिव्स अ मेजर of the stability of that nucleus. Greater is the binding energy per nucleon of the nucleus, more stable is the nucleus. जैसे अभी हम इस कर्व को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस न्यूक्लियन दी हुई है, इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इस तरफ है हमारे पास मास नंबर। तो अगर हम यहाँ से डिस्कस करें बाइंडिंग एनर्जी को तो हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के लिए जो है बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारे पास यहाँ पे कम है, H1, H2, H3, ये जो हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई है, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम है। और इसी तरह से इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 2 to 20, यहाँ पे आप देखो ये मास नंबर 25 है, यहाँ तक अगर आप देखो 2 to 20, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है रिवील्स मैक्सिमा फॉर न्यूक्लियाई हीलियम, यहाँ पे हीलियम के लिए, फिर कार्बन के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, इंडिकेटिंग देयर हायर स्टेबिलिटी। और मिनिमा किसके लिए, लिथियम के लिए, यहाँ पे सोडियम के लिए, और ये जो शो करते हैं इंडिकेटिंग देयर लोअर स्टेबिलिटी देन द नेबरिंग न्यूक्लियाई, जो जबकि ये दोनों पास पास हैं लेकिन फिर भी इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में इतना डिफरेंस है। इसी तरह से अगर आप कर्व को देखो, द कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू 8.5 million electron volt per nucleon in the mass number range from 30 to, यहां से अगर आप शुरू हो जाओ 30 से 120 तक, यहां तक बाइंडिंग एनर्जी जो है आप देखोगे तो ये बढ़ती है, मैक्सिमम होती है। इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर ये Fe के लिए। 2656 इसका एटॉमिक मास है और 26 इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरह से एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर, the binding energy per nucleon shows a gradual decrease and drops to 7.6। यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखो तो यहाँ पे 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, जो कि किसके लिए, यहाँ पे यूरेनियम के लिए। तो ये यहाँ तक जाते जाते जो ग्रेजुअल डिक्रीज आता है बाइंडिंग एनर्जी
कर्व में। तो ये है डिस्कशन बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो दिस कर्व एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे न्यूक्लियर फिशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन द मिडल वंस, दैट इज हैवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। अभी आपने देखा यहाँ पे कि हैवली न्यूक्लियाई है, जो हैवियर न्यूक्लियाई है वो लेस स्टेबल है। सो व्हेन अ हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई, the binding energy per nucleon changes from about 7.6 million electron volt to 8.4 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये यूरेनियम है, इसके केस में 7.6 और यहाँ पे जाके ये वाले जो एटम है 8.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो greater binding energy of the product nuclei results in the liberation of energy. This is what happens in the nuclear fission. इसी तरह से न्यूक्लियर अगर फ्यूजन की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई। दैट इसका मतलब क्या हुआ, लेस स्टेबल है, ये न्यूक्लियाई जो है वो लेस स्टेबल है। So when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the higher binding energy per nucleon of the later results in the release of energy. तो ये किस में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, क्योंकि फिशन क्या है, फिशन है स्प्लिटिंग, फ्यूजन क्या है, फ्यूजन का मतलब है जुड़ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है हमने की बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व से। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज अ लो वैल्यू फॉर बोथ वेरी light and very heavy nuclei. So in order to attain higher value of binding energy per nucleon, the lighter nuclei may unite together to form a heavier nucleus, that is process of nuclear fusion, or a heavier nucleus may split into lighter nuclei, which is process of nuclear fission. In both the nuclear processes, the resulting nucleus acquires greater value of binding energy per nucleon along with the liberation of energy. तो ये है important features बाइंडिंग एनर्जी कर्व के। तो आज हमने बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस की, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।